गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी के लिए आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमारा जो ये थर्ड चैप्टर का जो लास्ट रिवीजन वीडियो था, उसके बाद का जो आज का टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत धारा। अगर हम बात करें विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होती है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब देखिएगा, अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश को Q से लिखा जाता है, तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगी, आवेश बटे समय। क्लियर? तो यहाँ से I का मान कितना हो जाएगा, आवेश को हम Q से लिखते हैं और समय को T से बच्चों। तो ये क्या होती है, विद्युत धारा का सूत्र। ठीक है, अगर हमें तात्क्षणिक धारा निकालनी है, तात्क्षणिक धारा मतलब एक कम समय के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट, कम समय के लिए जो धारा निकालने हैं वो I बराबर होता है dQ बटे dt। ये किसका फॉर्मूला होता है, तात्क्षणिक धारा का। समझ गए? तो तात्क्षणिक धारा मतलब जब धारा बहुत कम समय के लिए फ्लो होती है उसको हम तात्क्षणिक धारा बोलते हैं। अब देखिएगा, अगर हम धारा का मात्रक की बात करें, विद्युत धारा का मात्रक, देखिएगा आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यानी कूलाम बटे सेकंड। ठीक है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, और उसको हम ए से लिखते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है, कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों कि कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो धारा है, यानी विद्युत धारा को ही हम धारा बोलेंगे। ठीक है, जो धारा है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है, इसके अंदर परिमाण तो होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती है। ठीक है, जो धारा है वो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो विद्युत धारा है हमेशा पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है, बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। ठीक है, कई बुकों में आपको मिल जाएगा कि इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा भी विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम बात करें, आपको पता है कि जो आवेश है, इसी के साथ लिखना कि Q को हम किसके बराबर लिखते हैं, NE। क्वांटाइजेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा था, Q बराबर NE। तो विद्युत धारा का जो दूसरा फॉर्मूला है वो NE अपॉन TB होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विद्युत धारा का सेकंड फॉर्मूला। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और T क्या होता है, समय हो गया, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये तो छोटी बातें आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ भी है दूसरी क्लास में। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होता है, धारा घनत्व। तो नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। बच्चों
जो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। अब देखिएगा, इकाई क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। बच्चों धारा घनत्व को जे से दर्शाते हैं, किससे, जे। तो धारा घनत्व क्या हो गया, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल यानी ए। इसी को हम दूसरे फॉर्मूले से लिखते हैं आई अपॉन एस। अगर आप यहाँ पर क्षेत्रफल को एस से लिखते हैं तो ये एस हो जाएगा, और अगर एरिया से लिखते हैं, ए से लिखते हैं तो भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों, किसी बुक में आई अपॉन ए मिल जाएगा, किसी बुक में आई अपॉन एस मिल जाएगा। जो धारा घनत्व है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश राशि। ये ध्यान रखना, विद्युत धारा है वो अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर। अब देखिएगा, हमने पढ़ा कि जो जे है वो कितना होता है, आई अपॉन ए। ठीक है, सदिश भी, एरिया है वो भी एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ से देखिएगा हम आई को क्या लिख सकते हैं, आई बराबर जे डॉट ए। डॉट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है दो सदिश का अगर अदिश गुणनफल हमेशा डॉट से दर्शाया जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला किसका होता है, विद्युत धारा का। ठीक है ना। अगर आई इक्वल टू, यदि क्षेत्रफल परिवर्तित है, यानी क्षेत्रफल परिवर्तित है, तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, हम समाकलन कर लेंगे किसके बराबर, जे डॉट डी ए। यानी आपको पता है परिवर्तित जो क्षेत्रफल होता है वो किससे लिखा जाता है, डी ए से लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, कुछ जो एक दो टॉपिक हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। जो चालक, चालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। क्लियर। यानी वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो चालक कहलाते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है ना, एयू गोल्ड हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही एजी सिल्वर हो गया। जो एजी होती है चांदी, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी क्या होती है, चालक होती है। तांबा हो गया, ठीक है ना। तो जितनी भी धातुएं हैं वो सारी क्या होती हैं, चालक होती है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। ठीक है। एक होते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि वैसे देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा ये डेफिनेशन, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि रबड़ हो गया, ठीक है ना, लकड़ी हो गया, और कागज हो गया, इस तरह से, ठीक है ना, सूखी लकड़ी होती है, ठीक है, रबड़, प्लास्टिक हो गया। एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन कुचालकों से अधिक होती है।
अधिक होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्लियर? तो अर्धचालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन कुचालकों से अधिक होती है, उन्हें अर्धचालक है। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना। इस तरह के जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये रिवीजन वीडियो है। अगर किसी बच्चे के पास नोट्स तैयार नहीं है तो वो एक बार ग्रुप के अंदर बोल दें, हम वापस से उसको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं, ओम का नियम। ओम से ला, ठीक है ना। ये 1826 में दिया गया था। किसके द्वारा? एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, और उसका नाम क्या था? सर साइमन ओम, ठीक है ना। तो उसके द्वारा जो नियम दिया गया था 1826 में जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम के द्वारा, उसी के नाम पर इसको हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम, यानी ओम्स लॉ। अब देखिएगा, ओम का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी चालक पदार्थ है, ये कोई चालक है, तार आपके पास है, ठीक है। तो जैसे आप इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा आई, तो इसके जो दोनों सिरे हैं, अगर हम ए और बी माने, इनका जो विभवांतर वी है वो भी क्या होता है? विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन अगर इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो विद्युत ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अब भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो क्या हो गया? जैसे उसकी लंबाई होगी, उसका क्षेत्रफल हो गया, उसका तापमान हो गया। यानी किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर है तो उसके सिरों के मध्य, उसके सिरों के मध्य यानी दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी अगर इस चालक तार की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है, भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रहती हैं, तो इसके अंदर जो विभवांतर है दोनों सिरों का v, वो किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा के। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो यहां पर जो r है वो क्या है कि नियतांक है, कांस्टेंट, और इस r को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी v इक्वल टू क्या होता है? आई आर, और ये ही ओम का नियम होता है, r इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है ना, तो r क्या होता है? यहां पर प्रतिरोध होता है। r का जो मात्रक है, अगर उसकी बात करें तो देखिए, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, आप पढ़ चुके हैं। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यानी वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। और इसका बच्चों जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर? अब देखिएगा, यानी विद्युत धारा और जो विभवांतर है वो एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। यानी V किसके समानुपाती है? I के। डायरेक्टली समानुपाती है। तो जब हम V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ये I हो गया और ये V हो गया, तो वो हमेशा क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी रेखा आएगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो VI ग्राफ
ओम के नियम का कैसा होता है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो कैसा होता है, सीधी रेखा। ठीक है, अब देखिएगा इसके कुछ पॉइंट है कि जो वी आई ग्राफ है की जो ढाल है यानी स्लोप है वो प्रतिरोध को दर्शाती है। यानी वी आई ग्राफ की जो स्लोप है यानी जो थीटा है वो किसको दर्शाता है, प्रतिरोध को। यानी अगर हम यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया, वी हो गया, और ये क्या हो गया, आई हो गया। यानी टेन थीटा कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई, और ये यानी टेन थीटा किसके बराबर होता है, आर के। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इस ग्राफ में आपके पास एक प्रतिरोध ए है, एक प्रतिरोध बी है, इसके लिए थीटा 1 है कौन, और इसके लिए थीटा 2 है। आपसे पूछा जाता है कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ऑफ ए ग्रेटर है रेसिस्टेंस ऑफ बी, या फिर आपसे पूछा जाता है रेसिस्टेंस ऑफ बी ग्रेटर है रेसिस्टेंस ऑफ ए। अब देखिए बच्चों, जिस के लिए थीटा ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर किसका थीटा ज़्यादा है, ए वाले के लिए थीटा ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, प्रतिरोध भी ज़्यादा हो गया। इसमें कई बार आपसे कंफ्यूजन कर देता है बच्चों कि जैसे ये दे दिया आपको एक ग्राफ, अब आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर ये ए है और ये बी है, ये थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया, किसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो आप सीधा देखेंगे कि ए का प्रतिरोध ज़्यादा है, लेकिन इसका आंसर आप गलत बता रहे हैं। पहले आप ग्राफ को देखिए कि वो वी ग्राफ आई के अंदर है या आई ग्राफ वी के अंदर है। यानी ये वी आई ग्राफ है और ये आई वी ग्राफ है। तो ध्यान रखना, वी आई ग्राफ में जिसका थीटा ज़्यादा होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा, लेकिन आई वी ग्राफ में जिसका थीटा कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जिसका प्रतिरोध, जिसका थीटा कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा आई वी ग्राफ में। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है बी का वो ज़्यादा होगा किसकी रेस्पेक्ट में, रेसिस्टेंस ऑफ ए की तुलना में। क्लियर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट आता है प्रतिरोध की विमा। यानी उसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाती है। देखिएगा R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। अब बच्चों V की बात करें हम तो V क्या होता है, आपको याद होगा V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो हम V की जगह कह सकते हैं W अपॉन Q इंटू, और I बराबर क्या होता है, Q इंटू T, सॉरी Q अपॉन T, ये होता है विद्युत धारा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Q अपॉन T, यानी जो R है वो कितना हो गया, W इंटू टी अपॉन क्यू स्क्वायर। अब अगर W की बात करें तो W क्या होता है, वर्क होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये W हो गया इंटू टी अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखो फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, यानी M1 L1 T माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन होगी। डी की डायमेंशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट लंबाई होती है, ठीक है। टी क्या होता है, समय, तो टी की डायमेंशन टी होगी। क्लियर। अपॉन चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज का डायमेंशन क्या होती है, ए टी, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे देखिएगा, M1 L1 और 1 क्या हो गया 2, टी देखिएगा इधर यहाँ पर 1 है, ये -2 है, यानी -1 बचा, और नीचे से 2 और जाएंगे तो क्या हो गया, -3 हो गया। क्लियर। देखो -2 और +1, -1, और ये ऊपर गया तो -2, ये ऐड हो जाएगा तो माइनस, और ए का मान कितना हो जाएगा, -2। तो ये क्या होती है, प्रतिरोध की जो डायमेंशन है वो M1 L2 T-3 और A-2। क्लियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रतिरोध की जो डायमेंशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है ओम के नियम की निर्भरता।
यानी जो किसी भी ओम के नियम, या फिर हम इसको बोलेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध है वो किन किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, एक प्रतिरोध प्रथम निर्भर करता है किसके ऊपर? लंबाई पर। लंबाई पर कैसे? कि यदि किसी चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध समान अनुपात में बढ़ जाता है। यानी जो प्रतिरोध R है वो किसके समानुपाती होता है? L के। यानी अगर आपने किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया, लेंथ को अगर आपने दुगना कर दिया, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगना बढ़ जाएगा। अगर आपने उस तार की लंबाई को आधा कर दिया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये चालक तार है तो इसका ये जो क्षेत्रफल होता है सर्कुलर फेस का, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये वाला। यानी मोटाई पर हम बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यानी जो R है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एरिया के। यानी अगर आपने एरिया को दुगना कर दिया, दुगना बढ़ा दिया, तो प्रतिरोध क्या होगा? आधा हो जाएगा। R क्या हो जाएगा? आधा। अगर आपने क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया तो प्रतिरोध 1/4 टाइम हो जाएगा, यानी 4 गुना कम हो जाएगा। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके किस तरह से होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? चालक के ताप पर। यानी चालक के ताप पर कैसे? कि किसी भी चालक का ताप बढ़ाने पर किसका मान बढ़ जाएगा? प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। यानी जो R है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? T के, टेम्परेचर के। क्लियर? यानी तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो 3 हो गए, लंबाई पर, एरिया पर यानी क्षेत्रफल पर, और तीसरा ताप पर। अगर हम फोर्थ की बात करें तो वो होता है चालक के प्रकृति पर। ठीक है ना। चालक की प्रकृति का मीन्स क्या है? कि जो चालक है वो किस धातु का बना है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है। यानी जो R है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर पर। अब देखिएगा, अगर जैसे आपसे दे दिया कॉपर का और लोहे का, तो कॉपर की प्रकृति क्या होती है? ज़्यादा चालकता दर्शाती है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा।
ठीक है। फेरस का जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐसे ही और चांदी का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इस तरह से आप किसी भी वस्तु का जो प्रतिरोध है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। 4 तरीके से वो दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। इनको साथ साथ आपको पढ़ना है, ठीक है, और नोट भी करते रहना है। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।